अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और किन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस दें, किन सब्जेक्ट्स पे कम दें, या हमें उन्हें लास्ट में करना चाहिए, या किन सब्जेक्ट्स को पहले करना चाहिए। कि सर मेरा स्कोर क्या होना चाहिए, मेरा गेट स्कोर क्या होना चाहिए, या गेट रैंक क्या होना चाहिए, या गेट के मार्क्स कितने होना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन या तो किसी बहुत अच्छी पीएसयू के अंदर हो जाए। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कितना ज़्यादा वेटेज होता है नाट टाइप क्वेश्चन में, कितना ज्यादा वेटेज होता है एमसीक्यू को, और कितना ज्यादा वेटेज होता है एमएसक्यू को। कि 28 से 30 मार्क लाने का मतलब है 15 से 20 क्वेश्चन सही करना, और 65 में से 15 से 20 क्वेश्चन आप सही आराम से कर सकते हो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ी है तो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे और आपकी तैयारियां बहुत बढ़िया से चल रही होगी। मगर आप क्या जानते हैं बच्चों, यार किसी भी बिजनेस के अंदर हम बात करते हैं तो हम पैसे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि यार पैसा सही तरीके से खर्च करा जाए। इसी तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन है, जो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन है, इसमें हम पैसे खर्च करने की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं टाइम खर्च करने की। क्योंकि जो आपका ड्यूरेशन है बच्चों, वो आज से ज़्यादा 7-8 महीने का ड्यूरेशन बचा हुआ है, राइट। अब इस ड्यूरेशन को आपको सही से खर्च करना है, और अगर सही से खर्च करना है तो आपको कुछ डेटा के बारे में बताने जा रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी कि आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें और किन सब्जेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस दें, किन सब्जेक्ट्स पे कम दें, या हमें उन्हें लास्ट में करना चाहिए, या किन सब्जेक्ट्स को पहले करना चाहिए, राइट। और इसी के साथ कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि सर मेरा स्कोर क्या होना चाहिए, मेरा गेट स्कोर क्या होना चाहिए, या गेट रैंक क्या होना चाहिए, या गेट के मार्क्स कितने होना चाहिए जिससे मेरा सिलेक्शन या तो किसी बहुत अच्छी पीएसयू के अंदर हो जाए, या फिर किसी आईआईटी के अंदर, जो कि जैसे हमारा आईआईटी मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, इसमें मुझे स्ट्रक्चर मिल जाए, इन्वायरमेंट मिल जाए, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए। कई बार बच्चों की इच्छा ये भी रहती है। तो ये सारे सवाल जो हैं बच्चों के आंसर मैं आज इस सेशन में देने आया हूं, राइट। तो मैं बेसिकली बच्चों यहाँ पर 3 डेटा प्रेजेंट करूंगा आपके सामने, और ये 3 डेटा का मैंने खुद एनालिसिस करा है, डिटेल एनालिसिस करा है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कुछ आउटकम बताने वाला हूँ, जो आउटकम आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बट एक बात और है यार, हम सोचते हैं प्रिपरेशन का मतलब है सिर्फ सब्जेक्ट्स कवर कर लेना, टेस्ट पेपर लगा देना, टेस्ट सीरीज लगा देना, और उसके बाद हमें गेट एग्जाम दे देनी होती है। बट बच्चों कहीं ना कहीं जो पुराने पैटर्न्स हैं, पुरानी चीजें हैं, या जो पुराना डेटा अवेलेबल है, अगर आप उसे समझ पाओगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन को आप बहुत ज्यादा अच्छे से प्लान कर पाओगे, राइट। तो इसलिए मैं ये 3 डेटा को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। अब ये 3 डेटा है क्या सर? तो सबसे पहले बच्चों, आपने आई थिंक सभी ने आईआईसी बैंगलोर का डेटा देखा होगा, जो एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करी थी, स्टैटिस्टिकल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय आईआईसी बैंगलोर ऑफ गेट 2024। उसका रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करा था, और मैं उम्मीद करता हूं आप में से काफी बच्चों ने देखा होगा। और बच्चों उसके अंदर आपने, हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसा देखा हो कि यार सर टॉपर के मार्क्स कितने हैं, है ना, कि 80 प्लस है, 87 है, 90 है, कितने मार्क्स है टॉपर के, तो बस वो देख लिया हो, उसके अलावा उसके अंदर कुछ नहीं देखा हो, या रैंक कितनी रही होगी, या गेट स्कोर कितना होगा टॉपर का। तो कई बार हम बहुत माइन्यूट सी चीजें देख ले, मतलब बहुत हम बोल सकते हैं मेजर चीज देखते हैं, बट माइनर चीजों को समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में करना क्या है। तो ये जो डेटा है ना, इसको मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा बच्चों कि एक्चुअल में एनालिसिस या फिर इसकी डिटेल स्टडी कैसे करी जाए, या समझा कैसे जाए कि ये डेटा से हमें कैसे फायदा हो सकता है हमारी प्रिपरेशन के दौरान। दूसरा बच्चों जो डेटा है, ये 5 साल का डेटा है टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब आपको लग रहा हो टाइप ऑफ क्वेश्चन सर हमें तो पता है कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, नाट आता है, एमएसक्यू आता है, एमसीक्यू आता है, सर ये तो हमें पता है। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि गेट एग्जाम प्योरली ऑब्जेक्टिव है? नहीं। और आपको यह भी समझना पड़ेगा कि कितना ज्यादा वेटेज होता है नाट टाइप क्वेश्चन में, कितना ज्यादा वेटेज होता है एमसीक्यू को, और कितना ज्यादा वेटेज होता है एमएसक्यू को, ताकि आपको यह रियलाइज हो सके कि आपको अपनी प्रिपरेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, राइट। तीसरा बच्चों जो डेटा है, अगेन मैंने गेट 2020 से 2024 के बीच का जो डेटा है, या गेट एग्जाम जो है का पेपर है, उसका भी मैंने एनालिसिस करा। और कैसे एनालिसिस करा, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज निकालने की कोशिश करी है कि जो लास्ट 5 साल के अंदर किन सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जा रहा है, और किन का सबसे ज्यादा मार्क्स हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, राइट। तो ये 3 डेटा को हम डिटेल में समझने वाले हैं, और आपको बस बने रहना है। और ये 3 डेटा अगर आप समझ जाओगे बच्चों, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा सकोगे, और अपने टाइम को सही तरीके से खर्च कर पाओगे, राइट। तो चलो यार, पहले हम इसी को समझते हैं। ये स्टैटिस्टिकल डेटा जो आईआईसी बैंगलोर ने प्रेजेंट करा है, राइट। तो हम उसको समझते हैं। बहुत
बेसिक बेसिक सी बात है, बट आपको एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि आप अपनी प्रिपरेशन को फील कर सको कि एक्चुअल में आपकी फाइट कहां पर है, राइट। हमें लगता तो है कि यार 1 लाख बच्चों, करीब करीब 1 लाख बच्चे लोग एग्जाम दे रहे हैं, मेरी उनसे फाइट है। नहीं भाई, आपकी फाइट वहां पे है ही नहीं। आपकी फाइट कहां है आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो थोड़ा सा डेटा को समझ लेते हैं यार। इतने बच्चे ना इन्होंने रजिस्टर करा था, करीब करीब, मैं देखो बच्चों एग्जैक्ट फिगर नहीं बोलूंगा, बट हाँ इसको राउंड ऑफ करके हम मान लेते हैं 1 लाख बच्चों ने कहीं ना कहीं यहां पर रजिस्टर करा। अब उसमें से 85,000 अपीयर हुए, मतलब 15 से 20% बच्चे तो ऐसे ही बाहर हो गए जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया भाई, पेपर ही नहीं दिया, राइट। उसके बाद क्वालिफाई कितने हो रहे हैं? क्वालिफाई 16,000 हो रहे हैं। मतलब अगर आप 1 लाख में से 16,000 देखोगे तो ये 15 से 17% के बीच में आपके पास निकल के आ रहा है। अब सोचो क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। क्वालिफाई का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे बच्चों अपर रेंज को लेके चल रहा हूं। आपकी कैटेगरी वाइज अगर देखें तो मार्क्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बट मैं अपर रेंज लेके चल रहा हूं। तो हमें कितने मार्क्स चाहिए? सिर्फ 28 से 30 मार्क्स चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमें अगर इतने मार्क्स आते हैं तो हम क्वालिफाई कहां पर आ गए? यहां पर आ गए। किन बच्चों में? जो कि 15 से 17% बच्चे हैं, इनके अंदर हम लाए करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि जितने बच्चे यहां पे वीडियो देख रहे हैं अभी, वो इस रेंज के अंदर नहीं आ सकते। वो सभी बच्चे इस रेंज के अंदर हैं, ये गारंटी है। क्यों भाई? अरे भाई 28 से 30 मार्क्स तो कोई भी ले आएगा। क्यों ले आएगा? क्योंकि आप खुद जानते हो बच्चों कि 28 से 30 मार्क लाने का मतलब है 15 से 20 क्वेश्चन सही करना, और 65 में से 15 से 20 क्वेश्चन आप सही आराम से कर सकते हो अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ी है तो। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई सर कि यहां पे कहीं ना कहीं मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो कहीं ना कहीं यहां होता है, मतलब 28 से 30 मार्क्स। बट हमें इसके लिए तैयारी नहीं करनी है, हमारी तैयारी किसी और चीज की है। ये तो हमारा बेंचमार्क है कि भाई हम इसमें ऑलरेडी है ना, यहां पर हमारा है। ठीक है, और यहां पर हम एक चीज और समझ लेते हैं कि भाई हमारे जो कंपटीशन है वो इनके साथ है। अब इनमें से हमें बाहर निकलना है। यहां तो ये सब खत्म हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं यार, टॉपर के मार्क्स कितने गए थे। जैसे गेट 2024 के अंदर बच्चों जो टॉपर के मार्क्स गए थे और जो गेट स्कोर गया था, पहले तो मार्क्स अगर हम समझ ले तो 87.33 मार्क्स गए हैं, है ना। और अगर इसका गेट स्कोर समझे तो 989 हमारे पास क्या है, गेट स्कोर है। तो बच्चों कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो 85 मार्क्स से 90 मार्क्स के बीच में ये टॉपर लाई कर रहा है, राइट। 90 मार्क्स के बीच में टॉपर लाई कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं यहां पर हमारे पास टॉपर की रेंज होती है ना, मान के चलते हैं। तो बच्चों अगर इतने मार्क्स आप अचीव कर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप टॉपर बन गए भाई, सीधी सी बात है ना। टॉपर आप बन जाओगे ऑलमोस्ट, या टॉप 10 में आ जाओगे या टॉप 5 में आ जाओगे, या आप टॉपर ही होगे, है ना। ये बात हमें समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं अब जितने बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं तो वो सब यही सोचेंगे कि सर मेरा तो टारगेट यही है, क्योंकि जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं हर कोई ये चाहता है कि मेरी रैंक 1 हो। क्यों भाई रैंक 1 हो? ताकि मैं मेरी इच्छा से कोई भी पीएसयू जो मुझे चाहिए वो ले सकूं, या मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाए, या मुझे पीएसयू की जॉब मिल जाए, या फिर कहीं ना कहीं बच्चों अगर आप नहीं चाहते जॉब करना, तो मैं बोल रहा हूं वैसे तो हर कोई चाहेगा भाई टॉप रैंक पे आए हो तो जॉब ही करोगे आप डायरेक्टली। नहीं करना चाहते तो आप कोई भी आईआईटी के अंदर जो भी मास्टर्स प्रोग्राम करना चाहते हो, सबसे टॉप आईआईटी से सबसे बढ़िया वाला जो मास्टर्स प्रोग्राम है, जो आपको ब्रांच पसंद है, वो आप फॉलो कर सको। बट कहीं ना कहीं बच्चों ये जो टॉपर होता है वो कहीं ना कहीं पीएसयू को ही सिलेक्ट करते हैं, राइट। चलिए तो आगे बात करते हैं यार कि सर जो 16,000 बच्चे थे वो 16,000 बच्चे कहां लाए कर रहे हैं, और कितने मार्क्स हमारे पास रेंज होती है बेसिकली, राइट। तो उसे हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो मैंने आपको बताया था कुछ 85,000 आपके पास बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया था। ये वही अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं जिनके यहां पर आपके पास मार्क्स लिखे हुए हैं बच्चों, ये मार्क्स है। और ये आपके पास क्या है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो उस पर्टिकुलर मार्क्स की रेंज में लाए कर रहे हैं। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो हम बोल रहे थे कि यार हमारे पास 30 मार्क के ऊपर हमारे पास क्या हो जाता है, 16,000 बच्चों के अंदर हम आ जाते हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं ये सारे के सारे क्वालिफाई कर चुके हैं एग्जाम को, और इसमें से भी कुछ होंगे बच्चों क्योंकि 20 से 30 मार्क के बीच की रेंज है इसलिए। बट आपको एक यहां पे लॉजिक क्या है, मैं लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं। लॉजिक ये है बच्चों कि अगर आप 50 प्लस मार्क्स ले आते हो, 50 प्लस मार्क्स ले आते हो, तो आप उन 16,000 में से भी बाहर निकल के आ चुके हो। कहां आ चुके हो भाई? ये 1200 मान लो,
ये 600 मान लो तो 1800 हो गए, और ये 200 मान लो, तो कहीं ना कहीं आप 2000 बच्चे, टॉप 2000 बच्चों के अंदर आप आ चुके हो। बस कितने मार्क्स चाहिए? 50 प्लस मार्क्स चाहिए, 50 प्लस। और 50 प्लस के लिए क्या होता है भाई? आपको आधे क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब कहीं ना कहीं 33 क्वेश्चंस आप बोल दीजिए, 33 से 35 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो आप इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आराम से आ जाओगे और आपके इतने मार्क्स आराम से आ सकते हैं। तो मैं ये मानता हूं बच्चों कि अगर आपने ईमानदारी से, देखो एक तो मैंने बोला कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज में ठीक ठाक पढ़ी है तो आप 28 से 30 मार्क ला सकते हो, उसमें कोई दौरा नहीं है। बट अगर आपने ईमानदारी से प्रिपरेशन करी है, लगन लगाई है भाई 6-7 महीने की, तो आप कहीं ना कहीं ये 50 मार्क इजीली ला सकते हो, इजीली ला सकते हो, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। 50 मार्क। अब बात आती है सर ये कैसे लेके आऊंगा, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कैसे करूंगा, या किन सब्जेक्ट्स को पहले प्रिपेयर करूंगा, वो भी बताऊंगा बच्चों। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई मुझे। अब इसमें एक बात और रखता हूं बच्चों कि जैसे आप जानते होंगे कि पीएसयूज की जो जॉब होती है उसमें बच्चों का सिलेक्शन होता है ना। अब वहां पर डिपेंड करता है कि भाई वैकेंसी कितनी है ना, किस पर्टिकुलर पीएसयू का अभी ऑप्शन मतलब इस साल खुला है या नेक्स्ट ईयर खुला है, वो डिपेंड करता है बच्चों, उस पर बहुत सारी वेरिएबल्स हो सकते हैं। बट मैं आपको एक डेटा देना चाह रहा था। वो डेटा क्या है? जो कि हमारे लास्ट 2-3 साल के अंदर जो पीएसयूज की एग्जाम हुई है और उनके जो रिजल्ट आउटकम आए हैं, तो वहां पर जो बच्चे क्वालिफाई या सिलेक्ट हो चुके हैं उनके मार्क्स अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं। तो बच्चों क्योंकि वहां पर कई जगह इंटरव्यू भी हो जाता था, ये भी बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा बच्चों, कहीं ना कहीं उनके मार्क्स 70 प्लस मार्क्स होते थे, जो बच्चे फाइनल सिलेक्शन में चले जाते थे, राइट। 70 प्लस का मतलब है यहां पे हम बहुत अच्छी कैटेगरी में आ चुके हैं। अब 70 प्लस का मतलब है हम कहीं ना कहीं यहां पे लाए कर रहे हैं, टॉप 200 बच्चों के अंदर हम लाए कर जाएंगे, टॉप 200 बच्चों के अंदर आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं मैं इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, पीएसयू के लिए कॉल आएगा, और हमारा सिलेक्शन भी हो सकता है, राइट। तो बच्चों हमें कितने मार्क्स की तैयारी करनी है? हमें एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी तैयारी करनी है, 70 प्लस मार्क्स की तैयारी करनी है। यहां पे पीएसयू है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आईआईटीज है, और इसके नीचे एनआईटीज है, बट एक पर्टिकुलर रेंज के बाद इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे छोड़ दो, कुछ नहीं है। समझ में आ गया? तो 50-70 के ऊपर पीएसयूज हैं, आपकी आईआईटीज भी हैं बच्चों, जो बहुत अच्छी ब्रांच होती है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ पे आईआईटीज नहीं है, यहाँ पे भी आईआईटीज है ना, और इसके बीच में भी आईआईटीज है, और यहां से नीचे आपका एनआईटी हो गया, और यहां से नीचे कुछ नहीं है भाई, छोड़ दीजिए। तो हमें तैयारी कहां से करनी है? हम तो कोशिश करेंगे भाई कि 70 प्लस आ जाए, क्योंकि आप लोग जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो अपने टारगेट को समझो कि टारगेट आपका 70 प्लस मार्क्स का होना चाहिए। तो जितनी भी आप टेस्ट सीरीज देने वाले हो, जितने भी आप सब्जेक्ट कवर करने वाले हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, उन सभी का वेटेज मिलाकर 70 प्लस होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि आखिरी के समय में आप बोल रहे हो मैं सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लूं, मैं एनवायरमेंट पढ़ लूं और मैं मैथ्स पढ़ लूं। आप खुद सोचिए, आपने कम टाइम यूटिलाइज करा बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को कवर करने के लिए, और आप खुद समझ रहे होगे बच्चों कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि बड़े सब्जेक्ट्स को कम टाइम के अंदर सही से पढ़ा जा सके और उससे आउटकम निकाला जा सके, राइट। ठीक है, अब बात आती है कि सर गेट स्कोर की अगर हम बात करें, तो जैसे मैंने अभी गेट मार्क बताया बच्चों, वैसे मैं आपको गेट स्कोर बता देता हूं। तो अगर टॉप आईआईटीज की बात करें, जैसे आईआईटी मुंबई हो गया, आईआईटी दिल्ली हो गया, आईआईटी मद्रास हो गया, राइट, इनमें टॉप ब्रांचेस जैसे आप स्ट्रक्चर, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और ये सारी ब्रांचेस की अगर आप बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पर गेट स्कोर 650 प्लस चाहिए होता है। मतलब अगेन कहीं ना कहीं आप यहां पे आना चाहिए टॉप 2000 बच्चों के अंदर, तब जाके आपको टॉप आईआईटीज अच्छी मिलती हैं, और वहां पर जाके आपको अच्छी ब्रांच मिलती है, तब जाके आपको जो प्लेसमेंट होते हैं बच्चों, जो टॉप आईआईटीज में बहुत अच्छे होते हैं, वहां पे जाके आपका जॉब फिर से लग जाएगा। खासकर जो एमटेक के बाद जॉब चाहते हैं तो उनका जॉब वहां पे भी लग सकता है, राइट। तो ये बात समझ में आ गई कि भाई टॉप आईआईटी के लिए 650 प्लस तो जाना ही जाना है, और पीएसयू के लिए प्लस 70 मार्क्स प्लस जाना ही जाना है, राइट। यानी हमारी तैयारी कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही चलना चाहिए। हमारी लड़ाई कहां है? ये 2000 बच्चों के अंदर है, और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा यहां पर कहीं लाए करें, राइट। अब बच्चों ये वैसे कैटेगरी वाइज रेंज है मार्क्स की, जो क्वालिफाई बच्चे थे उनकी, बट मैं कैटेगरी वाइज नहीं जा रहा हूं, मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूं, ताकि आप सभी बच्चे एक समझ सकें कि ये हमारे पास बेस है, राइट। तो हम इस पे नहीं जाएंगे, इसको भी छोड़ेंगे और इसको भी छोड़ेंगे, राइट।
इसको छोड़ते हैं। अब बात आती है जैसे रैंक की। रैंक भी अगर आप देखो बच्चों, मैं अभी आपको बोल ही रहा था कि कहीं ना कहीं 650 प्लस आपको क्या चाहिए, 650 प्लस गेट स्कोर चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो रैंक है आपकी 2000 के अंदर है। जैसे देखो ये 600 से 700 आपके पास गेट स्कोर है, तो स्टार्टिंग रैंक कितनी थी 785 और एंडिंग रैंक कितनी थी 1904। इसका मतलब है 2000 बच्चे या 2000 रैंक के ऊपर जो भी है, मतलब ऊपर का मतलब है 2000 से ऊपर, यानी रैंक हमारी 1500 1100 अंदर अंदर, राइट। तो उनका स्कोर 600 प्लस ही है, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है। आई होप आपको ये डेटा से समझ में क्या आया, ये डेटा से ये समझ में आया, स्टैटिस्टिकल डेटा से या परफॉर्मेंस रिपोर्ट से हमें ये समझ में आया कि मुझे जो तैयारी करनी है वो मिनिमम 50 प्लस की करनी है, मिनिमम 50 प्लस की करनी है, और मेरा टारगेट है 70 प्लस मार्क्स का। और मैं चाहूंगा कि अगर मैं टॉपर बन जाऊं तो मुझे चाहिए कितने 85 से 90 मार्क्स। अगर ये तीन बात आप समझते हो तो आपको समझ में आ गया कि आपका टारगेट क्या है, आपकी अप्रोच क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर टाइम। जो भी आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को प्लान कर सकते हो। कई बच्चे बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि भाई कौन सब्जेक्ट्स पढ़ें और कितने मार्क्स का रेंज है, क्या है, ये सब चीजें। तो मैंने आपको ये तीन चीज बताई बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक 50 प्लस मार्क्स किसके लिए चाहिए, 70 प्लस मार्क्स पीएसयूज, और उसके ऊपर तो हमें टॉपर बनना है अगर 85 से 90 मार्क्स, ठीक है। अब बात आती है टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। तो बच्चों बेसिकली आप जानते हो गेट एग्जाम जो होती है, कई बार हम सुनते हैं कि यार ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। बट आपको रियल डेटा अगर आप समझोगे ना कि रियल डेटा क्या बोलता है, क्या ये प्योरली ऑब्जेक्टिव है, नहीं, यहां पे न्यूमेरिकल का काम बहुत ज्यादा है। आपको यकीन नहीं होगा, मैं डेटा एनालाइज करके लेके आया हूं बच्चों। यहां पे आपके पास गेट 2020 से गेट 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, पेपर 1 पेपर 2, है ना, उन सभी पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एमसीक्यू, नॉट और एमएसक्यू आए हैं, उन सभी का मैंने एक एवरेज वैल्यू निकाला है कि भाई हर साल लगभग लगभग 1 मार्क में कितने एमसीक्यू, 1 मार्क में कितने नॉट और 1 मार्क में कितने एमएसक्यू, सिमिलरली 2 मार्क में एमसीक्यू, 2 मार्क में नॉट और 2 मार्क में एमएसक्यू कितने आते हैं। ये डेटा का क्या यूज है सर, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी जो एग्जाम है उसमें आप तुक्केबाजी नहीं कर सकते मेरे लाल, आपको वहां पर मेहनत करना ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने खेला, टॉस करा और बोला ए बी सी डी ऑप्शन में से कौन सा आया, वो काम नहीं कर सकते आप यहाँ पे। यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होना चाहिए, तो तुक्का नहीं चलेगा भाई यहाँ पे, राइट। चलिए तब देखते हैं यार डेटा क्या है। ये बच्चों लास्ट 5 साल का, जैसे मैंने आपको बोला, अब ये डेटा क्या है, मैंने हर एक पेपर के अंदर काउंटिंग करी है, उसके बाद ये डेटा आया है, ठीक है। तो थोड़ी सी मेहनत मैंने आपके लिए कर दी बच्चों, ताकि आप लोगों के लिए फायदा हो सके और आप आउटकम को समझ सके। तो बच्चों जैसे कि आप जानते हो टोटल 65 क्वेश्चन होते हैं, 65 में से 10 क्वेश्चन आपके एप्टी के चले गए, मैंने उसे काउंट नहीं करा है, उसे हटा दिया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे 55 क्वेश्चन लिए हैं जो सिविल इंजीनियरिंग के हैं, जिसमें मैथ्स इंक्लूडेड है ना, मैथ्स इंक्लूडेड है। इसमें बच्चों हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं जो 1 मार्क के हैं और 30 क्वेश्चन है जो 2 मार्क के हैं, ठीक है। अब यहां पर आपके सामने डेटा पूरा लिखा हुआ है, बट मैं यहां पे बात करूंगा इसकी, जो कि एक एवरेज वैल्यू निकल के आ रही है। अगर आप एक ट्रेंड देखोगे, थोड़ा सा ट्रेंड को भी समझना, ट्रेंड क्या है यहाँ पर और क्या चीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सर इतना आ गया, नहीं, आप इसको भी समझो। अब गौर करो बच्चों, 25 क्वेश्चन जो 1 मार्क के हैं, ये बच्चों 2020 से 2024 तक का डेटा है। यहां पे आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चन करीब करीब हमारे पास 17 17 16 17 14 14 13 14 17 22, यहां पे तो बहुत ज्यादा पूछ लिया 1 मार्क में एमसीक्यू, राइट। तो बच्चों कहीं ना कहीं यहाँ पे धीरे 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 आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 मार्क के एमसीक्यू के कहीं बढ़ रहे हैं और कहीं कम हो रहे हैं, है ना। अभी इसमें तो एकदम से बढ़ गए, इसमें भी एकदम से बढ़ गए, राइट। तो कहीं ना कहीं वो एमसीक्यू जो 1 मार्क के होते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। अब अगर मैं बोलूं एमएसक्यू, यानी 25 में से इतने लगभग लगभग क्वेश्चन आपके क्या है, एमसीक्यू है, 1 मार्क के। अब अगर एमएसक्यू की बात करें बच्चों, एमएसक्यू का वेटेज थोड़ा सा 1 मार्क के अंदर कम रहता है, और वो अगर क्वेश्चन होगा भी तो बहुत सिंपल होगा, है ना, क्योंकि 1 मार्क के अंदर एमएसक्यू पूछ रहा है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन भी सही है और 1 मार्क का ये वेटेज है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ईजी होता है। अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छा है सो यू कैन डू इट वेरी इजिली। तो बच्चों ये हमारे पास कहीं ना कहीं 1 4 4 5 6 इतने करीब करीब आपको दिख रहे हैं, बट मैं एवरेज की बात अभी करूंगा। फिर अगर नॉट की बात करें बच्चों, न्यूमेरिकल आंसर टाइप की, तो ये कहीं ना कहीं रेगुलर भी है
है ना। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं वैल्यू 5 से 8 के बीच में लाई कर रही है, कहीं 3 भी है और 4 भी है ना। तो अगर मैं एक एवरेज देखूं तो हमारे पास 16 से 17 क्वेश्चन, एक एवरेज बोल रहा हूं बच्चों, जो एमसीक्यू के हमारे पास मिलते हैं 1 मार्क के अंदर। 16 से 17 क्वेश्चन 1 मार्क एमसीक्यू मिलते हैं। अगर मैं बोलूं 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों हमें एमएसक्यू मिलते हैं किसके अंदर, 1 मार्क के अंदर। और हम नाट की अगर हम बात करें 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं हमारे न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। तो एक बात तो मुझे ये पता है बच्चों कि अगर वो क्वेश्चन 1 मार्क का पूछ रहा है और उसने प्लान करा है एमएसक्यू और उसने प्लान करा है नाट टाइप क्वेश्चन, तो ये कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट से इजी के बीच में ही लाई करता है। मतलब ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं बना देगा। खुदा ना खास्ता कभी एक आध क्वेश्चन आ जाए तो बात अलग है, बट हाँ ये हो सकता है बच्चों कि आपका ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर जो भी क्वेश्चन जैसे नाट और एमएसक्यू आ रहा है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू इजी अप्रोच का ही होता है ना, क्योंकि उसका वेटेज वो कम है ना, 1 मार्क का है इसलिए। अब बात आती है मेजर पोर्शन की। यहां तो 25 मार्क हो गए भाई, यहां 25 मार्क हो गए आपके, बट यहां पर आपके हैं मेजर मार्क्स जो कि है 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। ठीक है, मतलब आपके 60 मार्क्स यहां पर है। अब 60 मार्क्स के अंदर आप डेटा देख के हैरान हो जाओगे कि क्या हो रहा है। आइए अब बच्चों यहां पे अगर हम देखें 10 से 11 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू है, मतलब 30 क्वेश्चन में से 33% आपका क्या है, एमसीक्यू है। एमएसक्यू कितने हैं, करीब करीब 2 आ रहे हैं, करीब करीब 2 आ रहे हैं, है ना। बट सबसे ज्यादा किसको दिया जा रहा है वेटेज, भाई नॉट टाइप क्वेश्चंस को। मतलब 17 से 18 क्वेश्चन, मतलब 60 से 70% क्वेश्चन इस 30 क्वेश्चन में से आपके सिर्फ क्या है, नॉट टाइप क्वेश्चन है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं बच्चों, आपकी जो एग्जाम है वो रियल में प्योरली ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, वो आपको भी पता है मुझे भी पता है, बट हाँ कहीं ना कहीं अगर आप, मैं अभी आपको सम करके दिखाऊंगा, अगर आप देखोगे बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसमें मेजर पार्ट न्यूमेरिकल आंसर टाइप का है। तो इसका मतलब है सर तुक्केबाजी नहीं कर सकते, आपको वैल्यू फिल करना आना चाहिए, कैलकुलेशन प्रॉपरली आना चाहिए, मतलब कैलकुलेटर का यूज प्रॉपर करना आना चाहिए, और हर एक चीज की वैल्यू और फॉर्मूले भूलना नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर ऑप्शन ढूंढने में हैरान होने वाले हैं, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं ना भाई, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में कोई ऑप्शन ही नहीं होता, हमें वैल्यू फिल करनी होती है। करेक्ट। अब अगर देखो बच्चों, इसका अगर मैं वेटेज निकालूं, मैं वेटेज निकाल के बता रहा हूं, है ना, 34 से 36 मार्क्स नॉट टाइप क्वेश्चन से मिल रहे हैं। ठीक है, यहां पे जो 2 मार्क के हैं, और ये आसान नहीं होने वाले, ये 2 मार्क के क्वेश्चन है, ये टिपिकली होंगे, है ना, मॉडरेट टू लिटिल बिट टफ। और यहां पे अगर हम देखें 6 से 7 मार्क्स, तो 6 से 7 मार्क्स मतलब करीब करीब 6 से 7 मार्क्स हमारे नॉट टाइप क्वेश्चन के यहां से हो रहे हैं। तो अगर देखो बच्चों आप, तो ये 36 प्लस अगर हम 6 भी कर लें 42, 42 से 43 मान के चलिए, 42 से 43 मार्क्स, मतलब आपके गेट पेपर का 40% हिस्सा सिर्फ न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन से मिलेगा, यानी आप बोल सकते हो 40 मार्क आपके जो हैं वो नॉट टाइप क्वेश्चन से ही मिलने वाला है, और 60 मार्क बचे हुए चीजों से। समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है आप इग्नोर नहीं कर सकते न्यूमेरिकल आंसर टाइप की प्रैक्टिस को, और आपको उन क्वेश्चंस को बहुत प्रैक्टिस करना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी वाले ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को ही करते चले, मत करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी आपने खुद ने देख लिया। क्लियर है। चलिए, तो इसका मतलब है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आपको सिर्फ एक टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी है जिसे आप एमसीक्यू बोलते हो, क्योंकि उसमें मजा बहुत आता है, क्योंकि भाई 4 ऑप्शन है ना, थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे निकालूंगा तो मुझे ऑप्शन तो मिल जाएगा। बट हाँ दिक्कत तब होती है जब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, और यही आपका मेजर वेटेज लेके जा रहा है बच्चों, आप ये खुद देख के समझिएगा। राइट। और एक चीज और दिखाता हूं आपको यहाँ पे, थोड़ा सा और हैरान हो गए आप, देखो यार 17 17 20 20 18 18 14 14 यहाँ पे थोड़े से कम हुए थे, बट सडनली फिर यहाँ से जंप आ गया 19 19 हो गए, है ना, मतलब 20 20 क्वेश्चन करीब करीब आपके 2024 के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आपको समझ में आ गया, है ना, ये मैं सारांश है जो भी हमने बात करी। सिंपल सी बात है सर, 1 मार्क के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास 26% नाट के होते हैं, 64% हमारे एमसीक्यू होते हैं, और 10% एमएसक्यू होते हैं।
इसी प्रकार से बच्चों अगर देखोगे मेजर वेटेज जो जा रहा है नाट को जा रहा है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के अंदर, और यहाँ पर 35% एमसीक्यू है, और एमएसक्यू जो है वो हमारे पास 6% है। ठीक है, एमएसक्यू जो है वो हमारे पास 6% है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है हमें इग्नोर नहीं करना है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस को, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा मेजर वेटेज रखते हैं हमारे प्रिपरेशन के अंदर और गेट एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, सिर्फ ऑब्जेक्टिव मत लगाते रहना कि भाई ए बी सी डी वाले लगा रहा हूं मजा आ रहा है ना। आपको एमएसक्यू भी प्रिपेयर करना है और नाट तो और ज्यादा फोकस करना है। अब लास्ट चीज जो है बच्चों, जो तीसरा डेटा मेरे पास है जिसपे मैंने भी वर्क करा बहुत ज्यादा, आपका जो गेट एग्जाम 2020 से 2024 के बीच में हुआ, उनमें जो सब्जेक्ट्स का वेटेज है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, उनका एवरेज मैंने निकाला, और एवरेज निकालने के बाद ये चीज आई है। बट अभी इसको हम समझते हैं ये है क्या। पहले मैंने आपको बताया ये डेटा आया कैसे, ऐसे रैंडम डेटा नहीं है, राइट। यानी जो आपके हर साल का पेपर हुआ है, हर साल के पेपर के अंदर जो वेटेज दिया गया था हर एक सब्जेक्ट को, उन सब्जेक्ट का मैंने सम करा पहले सभी सालों के लिए, और फिर उसके बाद एवरेज निकाल लिया, सिंपल। ठीक है, अब बात आती है सर इस डेटा से फायदा क्या है, यानी ये जो सब्जेक्ट वाइज डेटा आप निकाल के दिखा रहे हैं इससे फायदा क्या है या इसका लॉजिक क्या है। तो बच्चों आप जानते हो कि यार मैं अभी जैसे स्टार्टिंग में बोला था आपके सेशन में कि आपके पास जो यहाँ पर पैसा है ना वो है बेसिकली टाइम, आपको खर्च कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो बट ऑब्वियसली बात है बच्चों, जो मेजर टास्क है, जो बड़ा पोर्शन है मेरे प्रिपरेशन का या बड़ी वेटेज रखता है प्रिपरेशन एग्जाम के अंदर, तो मुझे उसे मेजर टाइम देना ही पड़ेगा, यानी जो ड्यूरेशन है उसको कवर करने में वो तो देना ही पड़ेगा, और साथ में उसे सबसे पहले करना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है मेरी एग्जाम के अंदर। दूसरा जो पॉइंट होता है बच्चों यहाँ पे कि सर कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं बचा आखिरी तक, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो, टेस्ट सीरीज भी कर रहे होते हो, कई बार आप कॉलेज भी जा रहे हो, है ना, और आपका क्लासेस भी अटेंड करनी है, तो ये सारी चीजें चलते रहती है, तो आपके पास टाइम मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है। तो टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ी होती है तो उसके कारण आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट आखिरी में जाके छूट जाता है, और फिर आप सोचते हो कि उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हो जो मैं पढ़ लूं और मेरा काम हो जाए, राइट। ये चीज आपने सभी ने फेस करी होगी, ये प्रैक्टिकल बात है, और ये सालों से बच्चों को मैं देखते आ रहा हूं क्योंकि उनसे मैं सालों से बात कर रहा हूं बच्चों, मुझे भी 10 से 12 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो उन बच्चों से मैं रेगुलर टच में रहता हूं जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हीं का मैं आपको एक फीडबैक बता रहा हूं जो उन्होंने प्रॉब्लम फेस करी है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, आफ्टर प्रिपरेशन एंड बिफोर प्रिपरेशन, राइट। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि यार कहीं ना कहीं मुझे सब्जेक्ट वेटेज के बारे में पता होना चाहिए, और उन सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना चाहिए जिनका मेजर वेटेज है और जिनमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनका वेटेज बहुत ही कम है ना, बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, और जिन्हें मैं लास्ट में कवर करूंगा तो चल जाएगा, अगर वो छूटेगा भी तो कोई इशू नहीं आएगा इतना ज्यादा। अभी मैं आपको कुछ कैलकुलेशन ही बताऊंगा, आपको समझ में आएगी। ठीक है, आइए पहले समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग जानते हो हमारे पास 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेता हूं, एक तो टेक्निकल पोर्शन हो गया, है ना, एक आपके पास हो गया एप्टी, और एक हो गया आपका मैथ्स, है ना। अब भाई ये 15 मार्क्स फिक्स है, ये आपके 13 मार्क्स है, और ये बचे हुए हैं, तो 72 मार्क्स ये है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों ये दो तो छोड़ने की बात होती नहीं है भाई, एप्टी और मैथ्स ये तो छोड़ना ही नहीं है, 28 मार्क तो ऐसे के ऐसे ही हैं, और इसमें से मैं उम्मीद करता हूं कि आप 15 से 20 मार्क इजीली ला सकते हो, इजीली ला सकते हो, 15 से 20 मार्क बोल रहा हूं, आराम से ला सकते हो बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है ना, और ज्यादा भी ला सकते हो। अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन करी है तो आप एप्टी मैथ्स मिलाकर 15 से 20 मार्क इजीली ला सकते हो जी, है ना। बात आती है बच्चों टेक्निकल की, जिस पर भी हम डील कर रहे हैं। इस टेक्निकल 72 मार्क्स या 72% जो टोटल हमारा गेट का होता है मार्क्स होता है, उसमें 72% वेटेज जो हमारा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाता है। अब उसमें भी हमारे पास मेजर कौन से हैं जिनको बहुत ज्यादा पूछा गया लास्ट 5 साल के अंदर। तो बच्चों सबसे पहले है जियोटेक, जो 12 से 13% पूछा जाता है, मतलब 12 से 13 मार्क्स मान लीजिए। उसी प्रकार से एनवायरमेंट 11 से 12 मार्क्स, और उसी प्रकार से एफएम एंड हाइड्रोलिक्स जो आपका 7 से 8 मार्क्स। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत हाई वेटेज का आया था, है ना। तो बच्चों ये मैंने एवरेज वैल्यू निकाली है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि यार 5 साल का डेटा है, उसकी एवरेज है
किसी साल हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पूछ लिया हो, किसी दिन बहुत कम पूछा हो, तो इसलिए मैंने बोला आपको कि ये एवरेज वैल्यू है, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है, 5 साल के डेटा की। तो ये वो सब्जेक्ट है जो कि बेसिकली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन्हें साथ में लेके चलना है भाई, है ना, इन्हें साथ में लेके चलना है। ये 28 मार्क और ये हमारे पास हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग माय इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ प्रिपरेशन, या आप बोलिए जो स्टार्टिंग के ड्यूरेशन होता है आपके प्रिपरेशन का, उसमें आपको यही सब्जेक्ट्स सबसे पहले कवर करना चाहिए। मैथ्स एप्टी हो गया, जियोटेक हो गया, एनवायरमेंट हो गया, एफएम एंड हाइड्रोलिक्स हो गया, ये आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा इन्हें कवर करने का, या बाद में आप इसे टाइम भी दे पाओगे तो बहुत कम दे पाओगे, ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे प्रिपरेशन की दौड़ बढ़ते जाएगी और जैसे जैसे एंड आते जाएगा, राइट, वहां पे आपके दिमाग पे मेंटल प्रेशर बढ़ते जाएगा। क्योंकि आपने खुद गौर करा होगा, 4 साल अगर आपने बी करी है तो आप देखते होगे कि जब हमारी प्रिपरेशन लीव लगती है या आखिरी दौर आता है प्रिपरेशन का, उस समय हमारे पास मेंटल प्रेशर क्या होता है, बढ़ते जाता है ना, वो कम नहीं होता, वो बढ़ते ही जाएगा। तो उस समय आपका मन शांत नहीं रहेगा, और जब मन शांत नहीं रहता बच्चों तो चीजें अच्छे से नहीं होंगी। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि ये सब्जेक्ट्स मेजर वेटेज रखते हैं और आपको इन्हें इनिशियल ड्यूरेशन ऑफ योर प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरे बच्चे जो हमारे हैं मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट। अच्छा, कई बच्चे बोलेंगे सर इन सब्जेक्ट्स छोड़ दूं? मेरे लाल बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना उड़ जाओगे, है ना, बिल्कुल भी छोड़ मत देना, उड़ जाओगे रॉकेट की तरह, है ना, एग्जाम में उड़ जाओगे। वो सीधे सीधे आप कहां आ जाओगे, वो 85,000 वाले बच्चे जो थे उसमें आ जाओगे, है ना। इन सब्जेक्ट को छोड़ने की कोशिश मत करना, वरना 85,000 के लिए तैयार हो जाना भाई, ठीक है। हाँ, अब बात आती है मीडियम स्कोरिंग की। मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारा स्ट्रक्चर हो गया 5 से 6 मार्क्स, ट्रांसपोर्टेशन 5 से 6 मार्क्स, ये एवरेज वैल्यू बच्चों, वापस से बोल रहा हूँ एवरेज है ना। सर्वेइंग 5 से 6 मार्क्स, क्योंकि कभी कभी वेटेज इसका बहुत ज्यादा पूछ लिया गया, कभी बहुत कम पूछा गया, बट हाँ कहीं ना कहीं अब ये 5 से 6% वेरी कर रहा है। फिर 4 से 5% सोम और 4 से 5% आरसीसी, ये लास्ट 5 साल के डेटा के बेसिस बता रहा हूँ बच्चों। तो ये मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट्स आप इन सब्जेक्ट्स के कवर होने के बाद कर सकते हो, यानी आपकी अप्रोच यहां से यहां होना चाहिए, पहले हाई पे गए, हाई के बाद मीडियम पे आए, ताकि आपका मेजर वेटेज जो एग्जाम के अंदर है जिन सब्जेक्ट्स का, वो कवर हो जाए इनिशियल ड्यूरेशन में। समझ में आ गया? क्योंकि आपको क्या क्या करना होता है भाई, टेस्ट सीरीज भी लगानी है सर, क्वेश्चंस भी करने हैं सर, मुझे पढ़ना भी है, मुझे रिवीजन भी करना है। अब ये सर इतनी सारी चीजें करोगे कैसे? इतनी सारी चीजें करने के लिए आपको टाइम तो चाहिए ना। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले इनको कवर कर लेना, ताकि ये सारी चीजें इनके लिए कर सको और आपकी सब्जेक्ट्स में मास्टरी कर सको या सब्जेक्ट में परफेक्ट बन सको, राइट। ताकि आप, हाँ, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 7, 8, 9 क्वेश्चन मैं बना सकूं इजीली। अब बात आती है मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट की, तो जैसे मैंने बोला स्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वे, सोम, आरसीसी, ये भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ा तो क्या होगा? छोड़ा तो हो सकता है मैं 16,000 के अंदर तो आ जाऊंगा, बट वो 2,000 से नीचे ही रहूंगा। तो मेरा सपना जो आईआईटी का है या मेरा सपना जो पीएसयू का है वो पूरा नहीं हो सकेगा, राइट। तो इसका मतलब है ये सब्जेक्ट्स भी नहीं छोड़ना है मेरे लाल, वरना क्या होगा, उड़ जाओगे। कहां उड़ोगे? 16,000 से 85,000 के बीच में, सॉरी 2,000 से 16,000 के बीच में, है ना। इनको नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, तो इन्हें भी कवर करना है, बट कब? इनके बाद कोशिश ये करें, ठीक है। अब बात आती है कि सर लो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिनका स्कोर बहुत कम आता है, जिनका वेटेज बहुत कम आता है गेट एग्जाम के अंदर? तो बच्चों वो है हाइड्रोलॉजी, स्टील स्ट्रक्चर, इरिगेशन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, बिल्डिंग मटेरियल। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनका वेटेज कहीं ना कहीं 1 से 2 मार्क्स, और एक लौता सब्जेक्ट हाइड्रोलॉजी जिसका 2 से 3 मार्क्स का वेटेज है। अब आप बोलोगे सर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं और मुझे कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ना है, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, मुझे स्कोर कितना चाहिए? जैसे टॉपर है 85 से 90 मार्क्स की तैयारी कर रहा है भाई, सही है, इसी की तैयारी कर रहा है, टॉपर जो है वो इसी की तैयारी कर रहा है, इसकी तैयारी कर रहा है। और अगर पीएसयू में सिलेक्शन तो 70+, ठीक है, हमें ये कुछ करना है, ये हमारा मेन टास्क है। तो बच्चों इसका मतलब है इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ सकता हूं, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि छोड़ दो, है ना। मैं तो चाहूंगा कि आप पूरा पढ़ के जाओ, गेट एग्जाम के अंदर पूरा पढ़ के जाओ। बट मान लो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट छोड़ना है, क्योंकि सर
जेन्युइन रीजन है सर मेरे पास प्रिपरेशन का ड्यूरेशन कम बचा है, मुझे बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, जैसे मेजर सब्जेक्ट का रिवीजन करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनके टेस्ट सीरीज लगाने हैं, है ना, इनका प्रैक्टिस करना है, इनका टेस्ट सीरीज लगाना है। तो बच्चों उस समय अगर मान लो आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ना पड़े कि सर चलो यार 1 मार्क का छोड़ देता हूँ, 1 मार्क का वेटेज आता है या 2 मार्क का वेटेज आता है, छोड़ देता हूँ इस सब्जेक्ट को, तो आप छोड़ दो अगर आपके पास टाइम कम है तो, है ना। तो आप डिसाइड कर पाओगे इस पर्टिकुलर डेटा से कि कौन से सब्जेक्ट मैं छोड़ सकता हूं। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सारे छोड़ देना, वरना फिर उड़ जाओगे। कहाँ उड़ जाओगे? अब आप आ जाओगे 200 रैंक के नीचे। अगर इन सब्जेक्ट्स को पूरे छोड़ दो तो कहीं ना कहीं कितने मार्क्स हो गए, गिन भी लेते हैं, चलो 2 2 2 2 8 तो ये हो गए, 3 इसको पकड़ लेते हैं, 11 और 12 मार्क्स तो ऐसे ही चले गए। अब यार 12 मार्क्स चलेगा मतलब 88 में से आप 88 ले आओ, ये गारंटी बचती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये गारंटी तो है ही नहीं भाई, सभी जानते हैं। इसलिए अगर आप टॉपर का ड्रीम रखते हो, आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हो, है ना, या टॉप पीएससी चाहते हो, तो बट ऑब्वियसली बात है आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं छोड़ना है। ऐसा मत सोचना सारे सब्जेक्ट छोड़ दो सर, वरना फिर आप उड़ जाओगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहां से आपका डिसीजन लेना है खुद का कि भाई कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका लीस्ट वेटेज है, उसे मैं ड्रॉप कर दूं अगर मेरा कोई मेजर पार्ट डिस्टर्ब हो रहा है तो, है ना। ये आप डिसाइड करिएगा खुद से, ठीक है। तो क्योंकि कई बच्चों की चॉइस भी होती है, सर मैं बिल्डिंग मटेरियल छोड़ देता हूँ कि वो मजा नहीं आता, मैनेजमेंट छोड़ देता हूँ क्योंकि मजा नहीं आता। कई बार मैनेजमेंट में बहुत मजा आता है, पर्ट सीपीएम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सर ये कर लेता हूँ। इरिगेशन छोड़ देता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि सर ड्यूटी डेल्टा तो मेरे लिए बहुत ईजी है, मैं पढ़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। स्टील स्ट्रक्चर सर बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, मेरा मन नहीं करता, इसको छोड़ देता हूँ। तो ये आपकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, इस पर मैं कोई भी कमेंट नहीं करूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट छोड़ो आप, ठीक है। हाँ, बट ये है कि ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपको करना है इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, इफ यू वांट टू बी इन टॉप 200 स्टूडेंट। अगर आप 200 बच्चों के अंदर आना चाहते हो तो आपको इन सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं है, इन सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। बट हाँ, आप इनमें से कोई एक आध सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, एक या मैक्स टू मैक्स दो, जो आपके पास लग रहा हो कि यार मेरे पास प्रिपरेशन का टाइम कम है तो मैं ड्रॉप कर दूं, राइट। बच्चों ये थी वो बातें जो मुझे आपको बतानी थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी कि चीजें करनी कैसे हैं, प्लान कैसे करनी है। आपको मैंने ये समझाने की कोशिश करी कि जो आपका आईआईसी बैंगलोर ने परफॉर्मेंस रिपोर्ट दिया है उससे हम कैसे चीजों को समझें ताकि हम हमारी प्रिपरेशन का जो ड्यूरेशन है उसे सही से यूटिलाइज कर सकें और ये समझ सकें कि हमें कितना स्कोर करना चाहिए या कितना हमें मिनिमम चलना ही है भाई, इतना काम करना ही करना है, इतना स्कोर लेके आना है। टेस्ट सीरीज में इतनी प्रैक्टिस होना चाहिए, टेस्ट सीरीज के अंदर हमारे पास मिनिमम इतना स्कोर आना ही चाहिए हमेशा। अगर कहीं नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन में लैक है, राइट, हमारी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं टेस्ट सीरीज के अंदर भी जो मैंने मार्क्स बताए बच्चों उसी रेंज के अंदर हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम आ सके, राइट। दूसरा मैंने आपको क्वेश्चंस के बारे में बताया कि यार आपकी जो क्वेश्चंस है किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो सिर्फ आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते मत रह जाइएगा पूरे के पूरे साल भर, है ना। आपको पता होना चाहिए कि आपके नॉट टाइप के क्वेश्चन का कितना ज्यादा वेटेज होता है, तो आप उन क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा, ये वो डेटा है जो आपके सब्जेक्ट वाइज डेटा है और आपको ये समझ में आया इससे कि हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, लो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं और मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं, और इसके अकॉर्डिंग आप अपने डिसीजन खुद बना सको कि यार सर मेरे को ये तो मस्ट है, इसको छोड़ना नहीं है, ये भी मस्ट है, इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हमें 70+ कैटेगरी में आना है ना, 70+ कैटेगरी में आना है तो हमें ये सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ठीक है। हाँ, अगर 85-90 कैटेगरी में आना है तो इसे इंक्लूड कर लो, इसमें से एक आध सब्जेक्ट छूट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गए बच्चों। तो ये जो 72 मार्क्स हैं, 72 मार्क्स हैं, इसमें से मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप कहीं ना कहीं 50 से 60 मार्क्स लेके आ सको। और मैं ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, 50-60 बहुत कम है, मतलब एक ठीक ठाक मार्क्स है 50-60। अगर आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी है तो आप ये मार्क्स 72 में से लेके आ सकते हो। और अगर ये ला सकते हो, इसमें से मैंने 15 से 20 बोले थे, ठीक है, अगर आप 80 ऐड करोगे तो ये कहीं ना कहीं 80 मार्क्स हमारे पास आ जाते हैं, 75 से 80 मार्क्स आ जाते हैं। थोड़ी और मेहनत कर लोगे, ये मिनिमम बोल रहा हूँ, थोड़ी और मेहनत कर लोगे यानी 70+ कैटेगरी में आप आ गए। अगर आपने ये कर लिया, थोड़ी और मेहनत कर लोगे तो आप टॉपर बन जाओगे, है ना। तो आपको ये डेटा को यूटिलाइज करना है इफेक्टिवली। और बच्चों अगर आपकी डिमांड रही तो मैंने इतनी मेहनत करी है, मैं थोड़ी और मेहनत कर दूंगा आपके लिए कि सर मान लो कि मेरे पास टाइम कम बचा है, एग्जाम का प्रिपरेशन ड्यूरेशन आ चुका है और मेरे पास टाइम कम बचा है और मैं टॉपर बनना चाहता हूँ सर, ये जो मेरे पास लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है
इसमें सर आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता दो या रिपीटेटिव टॉपिक्स बता दो जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं हमारे पास 5 से 10 साल के बीच में, तो मैं उन्हें तैयार कर लेता हूं ताकि मेरा वो सब्जेक्ट भी ना छूटे, है ना। सिमिलरली बाकी सब्जेक्ट्स के वैसे मैं आपको बोल ही चुका हूं कि इनको तो छोड़ना नहीं है, इनका तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं बोल सकता कि ये इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लो आप, नहीं ऐसा नहीं बोल सकता, सभी इंपॉर्टेंट है। बट हाँ, आपको ये जरूर बता दूंगा कि यहाँ पे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट और मीडियम स्कोरिंग सब्जेक्ट में जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछे जाते हैं वो मैं जरूर बता दूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पूरा पढ़ो। ये पोर्शन में से अगर सब्जेक्ट छोड़ना है तो उसमें से क्या टॉपिक ऐसे होंगे इंपॉर्टेंट जो आप कवर कर लो और आपका सब्जेक्ट भी ना छूटे, तो वो भी मैं बताऊंगा। बट उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके लिखना होगा कि आपको ये रिक्वायरमेंट है, राइट। आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस चाहिए, ये लिख दीजिए, मैं आपके लिए तैयार कर दूंगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड उम्मीद करता हूं कि आप इस पर्टिकुलर वीडियो से अपनी प्रिपरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फायदा उठाएंगे और अपने टाइम को सही से खर्चेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।